हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में सोशियोलॉजी के पीवाईक्यू देखने वाले हैं, यानी कि यूपी पीजीडी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें पिछले सालों में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हें देख रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कृषक समाज आधा समाज है, ऐसा किसने कहा है? ऑप्शंस हैं जॉर्ज फोस्टर, रॉबर्ट रेडफील्ड, एम.एन. श्रीनिवास, ऑस्कर लेविस। एंड ये क्वेश्चन आपको कराया जा चुका है पहले। तो कृषक समाज को आधा समाज किसने कहा है, बताइए, ट्राई कीजिए। आप लोगों को ये पहले कराया जा चुका है। तो यहाँ पर राइट आंसर जॉर्ज फोस्टर होगा। ठीक है, जॉर्ज फोस्टर ने कहा है कृषक समाज आधा समाज है। ऐसा क्यों कहते हैं वो फोस्टर का कहना है कि कोई भी देश, ठीक है, या हम देश कह लें या हम समाज कह लें, कि कोई भी देश या कोई भी समाज दो भागों से मिलकर के बनता है। एक भाग जिसको कि वो कहते हैं जो शहरी क्षेत्रों में रहने वाला है, ठीक है, एक भाग ऐसा है जो कि शहरी क्षेत्रों में रहता है, और दूसरा भाग वो है, ठीक है, जो कृषि कार्य करने वाला है और ये ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है। और उस हिसाब से इन्होंने जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला है, जैसे कि वो कृषक समाज कहते हैं। अगर हम शहरी समाज को हटा दें तो बाकी का शेष जो समाज बचेगा वो कृषक समाज कहलाता है, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है, कृषि कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जॉर्ज फोस्टर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में कुछ जनजातियों में किसी लड़की से विवाह करने के पूर्व लड़के द्वारा अपनी शक्ति सिद्ध करने की प्रथा है, इसे कहते हैं। ऑप्शंस जो दिए गए हैं, परिवीक्षा विवाह, घुसपैठ विवाह, परीक्षण विवाह या फिर शक्ति विवाह। तो ट्राइबल्स की बात आती है तो ट्राइबल सोसाइटी को कंप्लीट कराया जा चुका है। इसका प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा। जितने भी चैनल से नए लोग जुड़ रहे हैं वे सभी प्लेलिस्ट में फ़ोल्डर्स चेक कर लीजिए, वहाँ से अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग उन वीडियोस को आप देख सकते हैं, चाहे वो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, नेट का एग्ज़ाम हो, या फिर पीजीटी या फिर जेआईसी की आप लोग तैयारी कर रहे हैं। तो ट्राइबल सोसाइटी को कंप्लीट कराया जा चुका है। वहाँ पर ये जो विवाह के जो स्वरूप पाए जाते हैं, ठीक है, किन जनजातियों में कौन सा विवाह देखने को मिलता है, या आर्थिक व्यवस्था कैसी है, उन लोगों की युवा गृह कैसे हैं, ठीक है, जो भी जनजातियों से संबंधित जो महत्वपूर्ण जो बातें हैं, तथ्य हैं, उनको कंप्लीट कराया गया है। आई थिंक उसमें 2 वीडियोज़ आपको ट्राइबल सोसाइटी की मिलेगी। एक तो फैक्ट रिलेटेड है एंड सेकेंड वीडियो में उससे रिलेटेड MCQs को कंप्लीट कराया गया है। तो यहाँ पर भारत में कुछ ऐसी जनजातियाँ हैं जिसमें किसी लड़की से विवाह करने के पहले लड़के को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना होता है, और ऐसा जो विवाह होता है वो उसे हम क्या कहते हैं ये बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आप लोगों को पहले कराया जा चुका है, बताइए। इस तरीके से पूछा गया है पीजीटी के एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर परीक्षण विवाह होगा वो, ठीक है, परीक्षण विवाह कहलाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि आप भील ट्राइब में, ठीक है, भील जनजाति में आप देख सकते हैं गोल गधेड़ो नृत्य पाया जाता है, ठीक है, गोल गधेड़ो नृत्य पाया जाता है, ठीक है। वहाँ पर लड़के को क्या होता है, शक्ति का प्रदर्शन करना होता है, डांस होता है, एक तरीके से एक पोल होता है, खंबा, जिसमें गुड़ और नारियल को बांधा जाता है, और उसमें साइड साइड में गोल घेरे में लड़कियाँ खड़ी होती है, ठीक है, आप लोगों को बताया जा चुका है। तो ये भील जनजाति में गोल गधेड़ो नृत्य, और इसके अलावा एक नागा जनजाति है, ठीक है, नागा जनजाति में भी जो विवाह के योग्य लड़का होता है उसको गले में नरमुंड की माला पहननी होती है, और उसको अपने शक्ति का, शौर्य का प्रदर्शन करना होता है। तो ये याद रखिएगा, नागा जनजाति में भी जो नरमुंड की माला है उसको पहन करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया जाता है लड़के के द्वारा। तो ट्राइबल्स पूछी जा सकती है कि इस जनजाति में कौन सा ये पाया जाता है, इस तरीके से। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगस्त कॉम्ट का जन्म वर्ष व देश है।
यानी कि कब जन्म हुआ था और किस देश में हुआ था। तो 1818 जर्मनी, 1798 फ्रांस, 1858 फ्रांस या फिर 1864 जर्मनी। एंड इस तरीके से क्वेश्चंस कई बार आपके एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं पीजीटी के। कब हुआ था अगस्त कॉम्ट का जन्म? 1798 फ्रांस में, ठीक है, 1798 में फ्रांस में हुआ था। और अगस्त कॉम्ट समाजशास्त्र के जनक हैं, फादर हैं। इन्होंने समाजशास्त्र शब्द दिया था और इससे पहले समाजशास्त्र सोशियोलॉजी से पहले इन्होंने सोशल फिजिक्स इसे कहा था, सामाजिक भौतिकी कहा था, ठीक है, ये याद रखिएगा। और प्रत्यक्षवाद का इनका कॉन्सेप्ट रहा है, जैसा कि आप लोगों को बताया जा चुका है। और इन्होंने विज्ञानों का जो वर्गीकरण है वो दिया हुआ था, जिसमें कि मैथ्स की पहले बात करते हैं, ठीक है, मैथ्स को पहले रखते हैं, फिर एस्ट्रोनॉमी की बात करते हैं, फिज़िक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी एंड लास्ट में सोशियोलॉजी की वे बात करते हैं। यानी कि पहले गणित शास्त्र, फिर खगोल शास्त्र, फिर उसकी बात करते हैं भौतिक शास्त्र, फिर रसायन शास्त्र और उसके बाद जीव विज्ञान और फिर लास्ट में समाजशास्त्र की वे बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन बी 1798 फ्रांस होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, किस समाज दार्शनिक ने समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिकी की संज्ञा दी? मैकेवर, विल्फ्रेड पेरेटो, अगस्ट कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर। तो अभी आप लोगों को बताया गया है समाजशास्त्र सोशियोलॉजी को पहले इन्होंने सोशल फिजिक्स सामाजिक भौतिकी कहा था, तो यहाँ पर अगस्त कॉम्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय का संस्थापक कौन है? ठीक है, यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, समन्वयात्मक संप्रदाय नहीं पूछा जा रहा है, स्वरूपात्मक संप्रदाय पूछा जा रहा है। और उसके संस्थापक यानी कि जनक कौन है? ऑप्शंस हैं मैक्स वेबर, जॉर्ज सिमेल, कार्ल मार्क्स, कोजर। तो यहाँ पर क्या होगा? जॉर्ज सिमेल होगा, ठीक है, जॉर्ज सिमेल होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। और इसके अलावा इनका एक क्वेश्चन आता है कि इन्होंने समूह के 3 प्रकार बताए थे, एकल समूह, द्वैध समूह और त्रैध समूह, ठीक है, 3 समूह के प्रकार बताए थे, एकल समूह, द्वैध समूह और त्रैध समूह, ठीक है, जॉर्ज सिमेल ने 3 बताए थे। तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र को अमेरिकन साइंस कहा जाता है क्योंकि अमेरिका में हुआ था समाजशास्त्र का। ऑप्शंस देख लेते हैं, जन्म, नामकरण, सर्वाधिक विकास, वैज्ञानिक रूप का विकास। इनमें से क्या हुआ था अमेरिका में समाजशास्त्र का, जिस वजह से समाजशास्त्र को अमेरिकन साइंस कहा जाता है? सोशियोलॉजी को अमेरिकन साइंस क्यों कहा जाता है? वहाँ पर अमेरिका में जन्म हुआ था सोशियोलॉजी का, वहाँ पर उसका नाम रखा गया था, सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था, या फिर साइंटिफिक रूप से उसका डेवलपमेंट हुआ था सोशियोलॉजी का? किस रीज़न के वजह से उसे ऐसा कहा जाता है, अमेरिकन साइंस कहा जाता है? तो सबसे ज़्यादा अमेरिकन में क्या हुआ था? डेवलपमेंट हुआ था सोशियोलॉजी का, समाजशास्त्र विकसित हुआ था, वहाँ पर समाजशास्त्र का विकास हुआ था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हम कह सकते हैं राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किस भारतीय विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था? अब भारतीय विश्वविद्यालय का पूछा जा रहा है कि समाजशास्त्र का अध्ययन सबसे पहले इनमें से किस विश्वविद्यालय में हुआ था? बम्बई, उस्मानिया, मैसूर या फिर लखनऊ? इस तरीके से भी क्वेश्चंस कई बार पूछे जा चुके हैं। सबसे पहले पूछा जा रहा है और सबसे पहले ये पूछा जा रहा है किस भारतीय विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन हुआ था? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बम्बई विश्वविद्यालय हो जाएगा, ठीक है, बम्बई विश्वविद्यालय हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और 1914, ठीक है, 1914 में हुआ था और अर्थशास्त्र के साथ ऑप्शनल पेपर था सोशियोलॉजी, ठीक है, इकोनॉमिक्स है उसके साथ ऑप्शनल पेपर के रूप में सोशियोलॉजी की शुरुआत हुई थी, उसका अध्ययन शुरू हुआ था। और फिर इसके अलावा 1919 की बात आती है, 1919 में जो नागरिक शास्त्र है, ठीक है, उसके साथ जो सोशियोलॉजी है समाजशास्त्र, उसका संयुक्त विभाग, जॉइंट डिपार्टमेंट
स्थापित हुआ था और जिसके जो अध्यक्ष थे वो पैट्रिक गिडेक्स थे। और इस तरीके से पूछा जाता है, ठीक है, पहले अध्यक्ष कौन थे, तो पैट्रिक गिडेक्स का ऑप्शन में पूछा जाता है कौन थे, तो ये याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट है समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की ना तो दासी है और ना ही गृह स्वामिनी बल्कि उनकी बहन है, यह किसने कहा है। ऑप्शंस दिए गए हैं बर्न्स एंड बेकर्स, एलेक्स एंकल्स, बोगार्डर्स, बोटोमो। एंड ये भी कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की ना तो दासी है ना गृहस्वामिनी है बल्कि उसकी बहन है, और ये कहना बर्न्स एंड बेकर्स का है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है संघर्षशील समाज एवं औद्योगिक समाज शब्दों का प्रचलन किसने किया। दुर्खीम, अगस्ट कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मार्क्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए। ये सभी आप लोगों को कराया जा चुका है। हर्बर्ट स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज के दो प्रकार बताए थे, संघर्षशील समाज जिसे सैनिक समाज भी कहा जाता है और फिर दूसरा औद्योगिक समाज। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हर्बर्ट स्पेंसर जिनको सामाजिक डार्विनवादी कहा जाता है, इन्होंने समाज का साम्यवादी सिद्धांत भी दिया था। इनकी जो कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जैसे कि फर्स्ट प्रिंसिपल्स है, ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल है एक बुक, सेकंड है सोशल स्टैटिक्स, सेकंड बुक क्या बताई गई आप लोगों को, सोशल स्टैटिक्स। फिर एक बुक आती है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशोलॉजी एक बुक है, और एक बुक है डिस्क्रिप्टिव सोशोलॉजी, डिस्क्रिप्टिव सोशोलॉजी। ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स थी, इन्हें ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है समाज में शासक वर्ग की अवधारणा किसने दी है। कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है शासक वर्ग का। अब ये कॉन्सेप्ट है किसका। ऑप्शंस है पेरेटो, जिम मोस्का, सी राइट मिल्स, टीबी बोटोमो। एंड कुछ कॉन्सेप्ट्स की बात आ रही है जैसे कि डायरेक्टली कॉन्सेप्ट है तो इस तरीके से आप लोगों को आई थिंक एक फोल्डर मिलेगा, उसमें 5-6 वीडियो हैं, ठीक है, याद नहीं आ रहा है, 5-6 कुछ वीडियोस हैं जिसमें कि केवल वो कॉन्सेप्ट से ही रिलेटेड है। तो वो ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, 8-10 मिनट की ही वीडियो है जिसमें केवल कॉन्सेप्ट बताया गया है कि किसके कॉन्सेप्ट्स हैं। तो आप लोग शॉर्ट में नोट्स अगर तैयार करना चाहते हैं तो उस वीडियो को देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में उसका फोल्डर मिल जाएगा। समाजशास्त्र की महत्वपूर्ण अवधारणाओं के नाम से बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर शासक वर्ग की जो अवधारणा है, शासक वर्ग का जो कॉन्सेप्ट है वो किसका है, मोस्का का है। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कृषक समाज की अवधारणा का विकास निम्न में से किसने किया। ऑप्शंस है आंद्रे बेते, रॉबर्ट रेडफील्ड, मैकम मेरियट, ऑस्कर लेविस। अब यहाँ पर कृषक समाज की अवधारणा पूछा जा रहा है किसका है। अब ये अवधारणा किसकी है, ये कॉन्सेप्ट किसका है, कृषक समाज। आंद्रे बेते, रॉबर्ट रेडफील्ड, मैकम मेरियट, ऑस्कर लेविस ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर रॉबर्ट रेडफील्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रॉबर्ट रेडफील्ड हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। किस बुक में इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, तो बुक का नाम है पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर, ठीक है, पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर। ये बुक आती है 1956 में, ठीक है। इसमें अपने इस बुक में इन्होंने कृषक समाज का अवधारणा दी हुई है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसके अलावा इनके जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे कि लिटिल कम्युनिटी यानी कि लघु समुदाय, ठीक है, लघु समुदाय अवधारणा थी, लघु परंपरा व दीर्घ परंपरा इनकी अवधारणा है, ठीक है। ये फोक कल्चर है ना, लोक संस्कृति, लोक समाज, फोक सोसाइटी, ये सारे इनके कॉन्सेप्ट्स हैं और कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट है कृषक सामाजिक संरचना की विशेषता निम्न में से क्या है। आइए देखते हैं। पहला है भूस्वामी तथा भूमिहीन मजदूर, दूसरा है भूस्वामी तथा व्यापारी, तीसरा है किसान तथा ग्राम साहूकार एंड चौथा है किसान तथा फसल साझेदारी। तो यहाँ पर कृषक सामाजिक संरचना की विशेषता पूछी जा रही है, इनमें से कौन सी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
भूस्वामी तथा भूमिहीन मजदूर, किसान तथा ग्राम साहूकार और किसान तथा फसल साझेदारी। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट है कौन सा कथन संस्कृति के गुण के लिए गलत है। ठीक है, या आप ऐसे कह सकते हैं संस्कृति की निम्न विशेषताओं में से कौन सा सही नहीं है। आइए देखते हैं। संस्कृति मानव निर्मित है, संस्कृति सीखी जाती है, प्रत्येक समाज की संस्कृति समान होती है, या फिर संस्कृति में सामाजिक गुण निहित होता है। कौन सा गलत है बताइए। अब संस्कृति कल्चर की बात आई है तो संस्कृति से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, ठीक है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाती है। जैसे कि मेलानोवस्की की एक है, इन्होंने संस्कृति को मानव निर्मित बताया है। ठीक है, संस्कृति को मानव निर्मित बताया, आप लोगों को कई बार बताया गया है। संस्कृति को व्यक्तियों का ये साधन बताते हैं जिसके द्वारा व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है। इस वजह से ये क्या है, संस्कृति मानव निर्मित है। मानव ने ही संस्कृति का विकास किया, उसका निर्माण किया अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। इस वजह से संस्कृति आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। इस वजह से वो क्या हो जाएगा, संस्कृति क्या हो जाएगी, साधन हो जाएगी। और जीवन व्यतीत करने की उसको, संस्कृति को एक संपूर्ण विधि बताते हैं मेलानोवस्की। ठीक है, ये याद रखिएगा। मजूमदार एंड मदान का है, संस्कृति लोगों के जीने का एक ढंग है। ठीक है, संस्कृति लोगों के जीने का क्या है, एक ढंग है, ये कहना मजूमदार एंड मदान का है। और रेडफील्ड का क्या है, उन्होंने लाइफ स्टाइल बताया कल्चर को। संस्कृति को कहा कि जो सोसाइटी में जो मेंबर्स होते हैं, या हम ऐसे समझ लें कि लोगों के जीने का जो लोगों का एक जो लाइफ स्टाइल होता है वो कल्चर है। ये कहना किसका है, रॉबर्ट रेडफील्ड का है। और यहाँ पर कौन सा सही नहीं है, वो ये है कि प्रत्येक समाज की संस्कृति क्या होती है, समान होती है, गलत है। ठीक है, हर समाज की संस्कृति क्या होती है, अलग अलग होती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, जब सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण जन्म और आनुवंशिकता के आधार पर होता है तो इस प्रक्रिया को इस प्रकार से जाना जाता है, वर्ण स्त्रीकरण, वर्ग स्त्रीकरण, खुला स्त्रीकरण, या फिर बंद स्त्रीकरण। सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण जन्म और आनुवंशिकता के आधार पर हो रहा है तो उसे हम किस, इनमें से किस प्रकार से हम जानेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, वो बंद स्त्रीकरण कहलाएगा। ठीक है, स्ट्रैटिफिकेशन इसको कंप्लीट कराया जा चुका है, इसका भी प्लेलिस्ट में फ़ोल्डर मिल जाएगा। जिन्होंने वीडियोस नहीं देखे हमने ज़रूर देख लीजिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, स्त्रीकरण क्या है, स्त्रीकरण की जो डेफिनेशन है वो पूछी जाती है। स्त्रीकरण के जो उन्होंने प्रकार बताए हैं किसी समाजशास्त्री ने, तो वो क्षैतिज स्त्रीकरण क्या है ना, उद्रक स्त्रीकरण क्या है, इस तरीके से पूछा जाता है एग्जाम्पल्स के साथ। तो यहाँ पर बंद स्त्रीकरण हो जाएगा और इसके अंतर्गत हम लोग जाति को रख सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, भारतीय सामाजिक व्यवस्था में जन्म पर आधारित स्त्रीकरण का रूप देखने को मिलता है। अब यहाँ पर जन्म पर आधारित स्त्रीकरण का रूप इनमें से किस में हमें देखने को मिलेगा, वर्ग व्यवस्था, जाति व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, या फिर संयुक्त परिवार व्यवस्था। तो जाति व्यवस्था भी आप लोगों को बताया गया। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, दुर्खीम ने, एंड जाति की बात आ रही है तो जाति से रिलेटेड अगर हम बात करें कुछ फैक्ट्स की, जैसे कि जो मजूमदार एंड मदान है, इन्होंने जाति को क्या कहा था कि एक बंद वर्ग है। ठीक है, इसीलिए जाति को क्या कहा जाता है, बंद स्त्रीकरण के अंतर्गत हम लोग देखते हैं। तो मजूमदार एंड मदान का क्या कहना था कि जो जाति है वो एक बंद वर्ग है, और अबे डुबाई ने जाति शब्द का प्रयोग प्रजाति के रूप में किया था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, दुर्खीम ने किस जनजाति का विस्तृत अध्ययन कर टोटेमवाद की अवधारणा को विकसित किया है, अरुंटा जनजाति, भील जनजाति, हो जनजाति, या फिर खासी जनजाति। तो कहाँ पर इनका अध्ययन रहा है, किस जनजाति का अध्ययन किया है दुर्खीम ने, ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति पर। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का अध्ययन किया है। ठीक है, धर्म का प्रारंभिक रूप टोटेमवाद को बताया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा,
राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर दुर्खेम के और अवधारणाओं की बात की जाए, कॉन्सेप्ट्स की बात की जाए, तो सुसाइड आता है, आत्महत्या की इन्होंने बात की जिसमें आत्महत्या के 4 प्रकार भी बताते हैं। सोशल फैक्ट, सामाजिक तथ्य की अवधारणा इनकी है। सामूहिक प्रतिनिधान की बात की है। यांत्रिक एकता, सावयवी एकता की इन्होंने बात की है। समाज का श्रम विभाजन की इन्होंने बात की है। धर्म का समाजशास्त्र सिद्धांत भी इन्होंने दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा। आगे देखते हैं, निम्न में से किसने ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का अध्ययन किया है। ठीक है, अभी आप लोगों को बताया गया है, दुर्खेम ने किया है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, परिवार शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया गया है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है। रक्त अथवा विवाह द्वारा संबंधित नातेदारी समूह, समान पूर्वजों वाला एक समूह, अपने बच्चों के साथ एक व्यक्ति, एक आवास में रहने वाले व्यक्तियों का समूह। इनमें से कौन सा सही नहीं है ये बताना है। रक्त और विवाह संबंधित द्वारा जो नातेदारी का जो समूह है, अगर हम उसे कहेंगे परिवार, वो, या फिर समान पूर्वजों वाला एक जो समूह है वो परिवार, अपने बच्चों के साथ एक व्यक्ति का परिवार, या एक आवास में रहने वाले व्यक्तियों का एक समूह। तो यहाँ पर ये ऑप्शन डी होगा। ठीक है, बाकी सब सही हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। और फैमिली की बात आती है तो परिवार के जो प्रकार हैं उनकी इम्पोर्टेंट हो जाती है बात। तो किसने प्रकार कौन से बताएं, कितने टाइप्स बताए हैं, कितने टाइप के बताए हैं, फैमिली की बात की है तो वार्नर हैं, उन्होंने 2 तरह के प्रकार बताए हैं परिवार के। एक तो बताया है जन्म मूलक परिवार और दूसरा बताया है प्रजनन मूलक परिवार। ठीक है, जन्म मूलक परिवार और प्रजनन मूलक परिवार किसने बताया है, वार्नर ने बताया है। लिंटन ने बताया है रक्त संबंधी परिवार और विवाह संबंधी परिवार। लिंटन ने 2 बताए, रक्त संबंधी परिवार और विवाह संबंधी परिवार। और मर्डॉक हैं, इन्होंने स्वतंत्र नाभिकीय परिवार और मिश्रित परिवार की बात की है मर्डॉक ने। ठीक है, स्वतंत्र नाभिकीय परिवार और मिश्रित परिवार की बात मर्डॉक ने की है। ये सभी इंपॉर्टेंट है, ये सभी आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं तो इन्हें याद रखिएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पिता की बहन की पुत्री के साथ विवाह है। अब जब पिता की बहन, ठीक है, यानी बुआ के लड़के के साथ उसका विवाह होता है लड़के का, तो ऐसे विवाह को हम क्या कहेंगे, सोरोरेट कहेंगे, पैटर्नल क्रॉस कजिन मैरिज कहेंगे, ठीक है, मैरिज कहेंगे, या फिर एंडोगैमी कहेंगे, या फिर हाइपोगैमी कहेंगे। ऐसा विवाह क्या कहलाएगा, और यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, इसको ममेरा विवाह भी कहते हैं। ठीक है, ममेरा विवाह भी कहा जाता है। और इसके अगर हम विपरीत अगर हम बात करें तो व्यक्ति अगर अपने मामा की लड़की से विवाह करता है तो इसे ऐसे विवाह को मातृपक्षीय विलिंग सहोदरज विवाह भी कहा जाता है। व्यक्ति का मामा की लड़की के साथ विवाह करना, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो इसे मातृपक्षीय विलिंग सहोदरज विवाह कहा जाता है। नेक्स्ट है, संघर्ष के सामाजिक प्रकार के सिद्धांत को निम्नांकित में से किसने प्रतिपादित किया है। संघर्ष का सामाजिक प्रकार का सिद्धांत, ऑप्शंस दिए गए हैं मार्क्स, मर्टन, पार्सन्स, कोजर। कॉन्फ्लिक्ट की फंक्शनलिज्म थियोरी किसकी थी, किसने दी हुई थी कॉन्फ्लिक्ट की फंक्शनलिज्म थियोरी। संघर्ष का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसका था, लेविस कोजर का था। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष में अंतर बताना है, इनमें से क्या सही है। आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन ए क्या है, प्रतिस्पर्धा कम मात्रा में पृथक्करण करती है जबकि संघर्ष अधिक मात्रा में करता है। ऑप्शन बी कह रहा है प्रतिस्पर्धा व्यक्ति व समाज दोनों को लाभ पहुंचाती है जबकि संघर्ष दोनों को हानि। प्रतिस्पर्धा सामाजिक प्रगति में सहायता करती है जबकि संघर्ष इसमें बाधा पहुंचाती है, या फिर उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा बताइए। क्या होगा यहाँ पर सही, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, ये सभी यहाँ होगा, ये सभी सही हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। और जो प्रतिस्पर्धा और जो संघर्ष है ये किस में आएंगे, ये असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, असहयोगी समाज यानी कि जो सोशल प्रोसेस है, सामाजिक
प्रक्रिया, ये आपके सिलेबस में है, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है, उसमें ही आते हैं, ठीक है। एक समान सामाजिक प्रक्रिया है, दूसरी है सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया, जिसमें कि सहयोग, आत्मसातकरण, ठीक है, ये सभी आते हैं। और इसके अलावा असहयोगी सामाजिक जो प्रक्रिया, जिसमें प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, विरोध, प्रतिकूलता, विरोध, ये सभी आते हैं। और आपको ये बताना पड़ेगा कमेंट बॉक्स में, आप लोगों को कई बार चूँकि बताया जा चुका है, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सामाजिक जो प्रक्रिया है उसके 3 प्रकार किसने बताए, जो कि अभी आप लोगों को बताए गए हैं। समान सामाजिक प्रक्रिया, सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया और असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया की बात किसने की है, ये आपको बताना है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट है, रूथ बेनेडिक्ट का नाम निम्न में से किस अवधारणा के साथ जुड़ा हुआ है? संस्कृति तत्व, संस्कृति सकुल, सांस्कृतिक प्रतिमान या फिर सांस्कृतिक विलंबना। रूथ बेनेडिक्ट का कौन सा कॉन्सेप्ट रहा है इनमें से? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? कल्चर पैटर्न हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा कल्चर पैटर्न। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पर कल्चर पैटर्न हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने अपने बुक का नाम पैटर्न ऑफ कल्चर यही है, ठीक है। और ये बुक आती है 1940, ठीक है, 1940 में ये बुक आती है, इस कॉन्सेप्ट को दिया हुआ था। और इनका ये कहना था रूथ बेनेडिक्ट का कि जो कल्चर है, संस्कृति है, उसका प्रभाव व्यक्तित्व पर पड़ता है। और इसी से रिलेटेड एक और इनका कॉन्सेप्ट आता है, वन कल्चर वन पर्सनैलिटी। वन कल्चर वन पर्सनैलिटी, ये कॉन्सेप्ट किसका है? रूथ बेनेडिक्ट का है, ये आपको याद रखना है। और जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? एक संस्कृति एक व्यक्तित्व की अवधारणा। एक संस्कृति एक व्यक्तित्व की अवधारणा, ठीक है, ये किसकी है? रूथ बेनेडिक्ट की है, ये याद रखिएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, समाजीकरण का तात्पर्य है शैशव अवस्था से युवा अवस्था तक वृद्धि की प्रक्रिया, परिवार में व्यक्तित्व के विकास की प्रक्रिया, सामाजिक मूल्यों तथा भूमिकाओं को सीखने की प्रक्रिया या फिर अपने अधिकारों को प्राप्त करने की प्रक्रिया। समाजीकरण इनमें से क्या कहलाता है? सोशलाइजेशन बताइए, आपके अनुसार कौन सा सही होगा बताइए। सामाजिक मूल्यों तथा भूमिकाओं को सीखने की प्रक्रिया है समाजीकरण, और ये जीवन पर्यंत चलती रहती है। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, संयुक्त परिवार की कौन सी विशेषता सही नहीं है? बड़ा आकार, सदस्यों के बीच निश्चित संस्करण, परंपराओं पर आधारित संरचना, सदस्यों में औपचारिक संबंध। याद रखिएगा सही नहीं है, ये पूछा जा रहा है। ज्वाइंट फैमिली की इनमें से कौन सी विशेषता सही नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? सदस्यों में औपचारिक संबंध हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है, मुस्लिम समाज में प्रचलित अस्थायी प्रकृति के विवाह को निम्न में से क्या कहते हैं? हम निकाह कहते हैं, मुताह कहते हैं, फासिद कहते हैं या फिर बातिल कहा जाता है उसे। जो अस्थायी विवाह होता है मुस्लिमों में, उसको हम क्या कहते हैं? कौन सा विवाह कहेंगे इनमें से? तो वो मुता कहलाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुस्लिम विवाह क्या है? एक पवित्र संस्कार, एक समझौता या फिर ए और बी दोनों, यानी कि पवित्र संस्कार और एक समझौता दोनों ही है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए मुस्लिम विवाह क्या है? मुस्लिम में विवाह को क्या कहते हैं हम? तो वहाँ पर विवाह एक समझौता है। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था है? किस अनुच्छेद में SC ST के लिए जो सरकारी नौकरियों में जो रिजर्वेशन है, आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है?
अब जो अनुच्छेद दिए गए हैं 325, 324, 338 या फिर 335। तो कौन सा राइट हो जाएगा? अनुच्छेद 335 हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 335 हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में व्यक्त है कि 14 वर्ष से नीचे की आयु का कोई भी बालक किसी फैक्ट्री या खान में काम नहीं करेगा और ना ही किसी खतरनाक रोजगार में नियुक्त होगा? अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 330 या फिर अनुच्छेद 335। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? अनुच्छेद 24 हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है, ग्राम नगर अवधारणा का प्रतिपादन किया गया है लुई वर्थ, आर रेडक्लिफ ब्राउन, गॉल्पेन या फिर बर्गर? तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो गॉल्पेन का है। ठीक है, गॉल्पेन का है। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन व भूमि सुधार अधिनियम कब लागू हुआ? 5 जुलाई 1951 में, 5 जुलाई 1953, 1 जुलाई 1952 या फिर 1 जनवरी 1955 में? उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन व भूमि सुधार अधिनियम पूछा जा रहा है, कब लागू हुआ है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? 1 जुलाई 1952 में। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।